हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, यदि आप हमारे वीडियो क्लिप को नियमित रूप से देख रहे होंगे तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 बलों का संयोजन एवं वियोजन को समाप्त करते हुए उस चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कराया था। आज हम एग्रीकल्चर फिजिक्स में चौथा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक सरल रेखा में गति, चाल, वेग तथा त्वरण। तो चैप्टर का नाम है एक सरल रेखा में गति, चाल, वेग तथा त्वरण। तो चैप्टर का नाम है एक सरल रेखा में गति, चाल, वेग तथा त्वरण। तो वस्तु की गति, वस्तु की चाल, वस्तु का वेग और वस्तु में त्वरण से संबंधित तथ्यों का अध्ययन भौतिक विज्ञान की एक अलग शाखा में करते हैं, जिसको हम गतिकी कहते हैं। यानी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को देखा जाए, वस्तु के चाल को देखा जाए, वस्तु के वेग को देखा जाए और वस्तु के त्वरण को देखा जाए। तो वह शाखा जो है वो गतिकी कहलाती है। तो यदि हम भौतिक विज्ञान की शाखा गतिकी के विषय में लिखना चाहे तो लिखेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की स्थिति, चाल, वेग एवं इनके समय के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है गतिकी कहलाता है। यानी भौतिक विज्ञान की एक शाखा में किसी वस्तु की स्थिति, चाल, वेग एवं इनका समय के साथ जो संबंध होता है, उन संबंधों का अध्ययन हम करते हैं तो कहा जाता है कि वह शाखा गतिकी है। वह शाखा क्या कहलाती है? गतिकी कहलाती है। इसको आप काइनेमेटिक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की स्थिति, चाल, वेग एवं इनके समय के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वह शाखा क्या कहलाती है? गतिकी या काइनेमेटिक्स कहलाती है। अब इसी गतिकी में हमारा पहला टॉपिक है कि वस्तु की गति की अवस्था या वस्तु की स्थिर अवस्था। क्या? वस्तु की गति की अवस्था
या एवं स्थिर अवस्था। तो हम किसी वस्तु की अवस्था को गति की अवस्था कब कहेंगे और स्थिर अवस्था कब कहेंगे, इसको हमको जानने के लिए ये देखना पड़ता है कि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। जैसे हम यहाँ पर हैं, कोई वस्तु हमसे 10 मीटर की दूरी पर है, तो अभी वो 10 मीटर की दूरी पर है, समय बदल गया, 10 सेकंड बाद अगर हम देखें तो भी यदि वस्तु 10 मीटर की ही दूरी पर है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे कि वस्तु स्थिर अवस्था में है। वस्तु किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में। और यदि हम किसी वस्तु को प्रारंभ में अपने से 10 मीटर की दूरी पर देख रहे हैं और 10 सेकंड बाद समय के बीतने के बाद यदि उसकी स्थिति में परिवर्तन होकर के अब वो 15 मीटर की दूरी पर हो जाए, तो हम कहेंगे वस्तु की अवस्था गति की अवस्था है, या कहेंगे कि वस्तु गति की अवस्था में है। तो यानी समय में जब हम चेंज कर रहे हैं, समय में जब परिवर्तन कर रहे हैं, तो वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन अगर हो तो हम कहेंगे कि वस्तु गति की अवस्था में। और यदि समय में परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो हम कहेंगे कि वस्तु स्थिर अवस्था में। तो परिभाषा के रूप में लिखेंगे कि यदि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वस्तु गति की अवस्था में है। और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु स्थिर अवस्था में। ये हमारा गति की अवस्था एवं स्थिर अवस्था की परिभाषा होती है कि यदि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वस्तु गति की अवस्था में है, और यदि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु स्थिर अवस्था में। जैसे यदि प्रारंभ में वस्तु जहाँ पर है, समय बीतता जा रहा लेकिन वस्तु वहीं पर है, उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वस्तु की अवस्था स्थिर अवस्था होगी। और यदि समय बदल रहा और वस्तु उस जगह से हट करके कहीं और चली जा रही हो, उस जगह से हट करके कहीं और हो जा रही हो, या उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जा रहा हो, तो वस्तु गति की अवस्था में होती। तो यह हमारा हो गया स्थिर अवस्था एवं गति की अवस्था। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो दूरी एवं विस्थापन है। तो आइए देखते हैं दूरी एवं विस्थापन किसे कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है दूरी एवं विस्थापन। दूरी एवं विस्थापन।
विस्थापन का संबंध किसी गतिशील वस्तु से है, और यदि वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो जाता है तो वस्तु कुछ दूरी तय करती है और वस्तु कुछ विस्थापन भी तय करती है। तो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु बिंदु ए पर है और समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो गया, मान लेते हैं वस्तु बिंदु बी पर पहुंच गया और पुनः समय के बदलने पर, समय के बीतने पर बिंदु सी पर आ जाता है, तो वस्तु की स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वस्तु गति की अवस्था में है। और वस्तु ए से बी तक चली और पुनः बिंदु बी से बिंदु सी तक। मान लेते हैं कि ए से बी तक जाने में 10 सेकंड लगता हो और ए से बी तक के दूरी जो है 15 मीटर हो, और अगले 5 सेकंड में वस्तु बी से सी तक जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में ये मान लेते हैं दूरी 5 मीटर है और समय यहाँ पर 5 सेकंड लग रहा है। तो हम देख रहे हैं कि समय 10 सेकंड लगा, वस्तु की स्थिति ए से बी पर हो गई। समय 5 सेकंड लगा, वस्तु की स्थिति बी से सी पर हो गई। तो हम देख रहे हैं कि समय में परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रही है। तो एक चीज तो क्लियर है कि वस्तु गति की अवस्था में है। अब यहीं से हमको देखना है कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो इन 10 और 5 15 सेकंड में वस्तु के द्वारा चले गए कुल पथ की लंबाई कितनी है, ए से बी तक 15 मीटर और बी से सी तक 5 मीटर। तो कुल पथ की लंबाई कितनी हो गई, कुल पथ माने रास्ता की लंबाई ये होगी 15 मीटर ए से बी तक, या कह लें ए बी की लंबाई प्लस बी सी की लंबाई इक्वल टू ए से बी तक की लंबाई 15 मीटर और बी से सी तक की लंबाई 5 मीटर। ये हो जाता है हमारा 20 मीटर। तो ये हमारा कुल पथ की लंबाई हो गई कितने समय में, 15 सेकंड में। तो यहां से हम देखें कि समय अंतराल जो है वो 10 + 5 बराबर 15 सेकेंड है। समय अंतराल 15 सेकेंड है और कुल पथ की लंबाई 20 मीटर है। तो इस समय अंतराल में वस्तु द्वारा जो कुल पथ की लंबाई तय की गई है, उसी पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो किसी निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो दूरी की परिभाषा बन के आती है कि किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई दूरी कहलाती है।
दूरी कहलाती है। तो अब यहाँ ए से वस्तु बी पर चली, बी से वस्तु सी पर चली, कुल पथ की लंबाई 15 मीटर प्लस 5 मीटर 20 मीटर हो गई। तो कुल पथ की लंबाई यही दूरी होगी 15 प्लस 5 बराबर 20 मीटर। अब अगर पूछा जाए यहाँ से कि वस्तु किस दिशा में चली, तो आपको ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ डिटेल बताना पड़ेगा। तो जब कुल पथ की लंबाई देखते हैं तो उसमें दिशा का महत्व नहीं होता है, केवल आप पथ की लंबाई को देख लेते हैं। तो ये जो दूरी है उसमें दिशा का महत्व नहीं होता है। तो कहते हैं कि दूरी एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। यानी पथ की लंबाई केवल देखेंगे, वस्तु किस दिशा में चली उससे दूरी का कोई संबंध नहीं है। तो यह एक अदिश राशि है। और अगर हम विस्थापन को देखें तो विस्थापन में हम देखते हैं कि वस्तु प्रारंभ में कहाँ थी और वस्तु अंत में कहाँ थी। तो वस्तु ए से बी पर चली, बी से सी पर चली, तो अंतिम स्थिति अंत में कहाँ है? अंतिम स्थिति ये सी है और प्रारंभिक स्थिति ये ए है। तो ए और सी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति है। तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की निकटतम दूरी देखने के लिए हम एक सीधी रेखा खींचेंगे। क्योंकि सीधी रेखा ही निकटतम दूरी को बताएगी। अगर हम ए को सी से एक सरल रेखा के द्वारा ना मिलाएं तो दूरी निकटतम नहीं होगी। दूरी जैसे हम कह दें कि ए से सी को ऐसे मिला, तो ये दूरी जो होगी वो अधिक होगी और ये दूरी जो होगी वो कम होगी। तो स्ट्रेट लाइन के द्वारा यदि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति को मिलाते हैं तो स्ट्रेट लाइन की जो लंबाई होती है वो निकटतम होती है और वही निकटतम दूरी होती है। उसी दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन को अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे कि किसी समय अंतराल में वस्तु की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की निकटतम दूरी को उस समय अंतराल में वस्तु में विस्थापन कहते हैं। वस्तु में विस्थापन कहते हैं। वस्तु में विस्थापन कहते हैं। अब देखिएगा, विस्थापन में पथ की प्रकृति को नहीं देखा जाता है या ये नहीं देखा जाता है कि किस पथ से वस्तु गतिशील है। जैसे ए से बी की तरफ गई, बी से सी की तरफ गई, तो दूरी को देखने के लिए हमने देखा कि ए से बी तक की लंबाई कितनी है और बी से सी तक की लंबाई कितनी है। दोनों को ऐड करके हमने दूरी को निकाला। लेकिन विस्थापन में हमको क्या देखना है कि ए और सी के बीच की जो निकटतम दूरी है वो कितना है, उसको हम विस्थापन के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर हम ए बी पथ और बी सी पथ पर ध्यान नहीं देते हैं। यानी विस्थापन के संदर्भ में हमें पथ की प्रकृति
से कोई मतलब नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है, तो लिखेंगे कि विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता। और दूसरी चीज, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति को देखने के लिए हमको दिशा देखना पड़ता है कि अंतिम स्थिति किस दिशा में है। उसी दिशा में हम ये स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, इसी स्ट्रेट लाइन की लंबाई निकालते हैं। यही लंबाई जो होती है वो विस्थापन होती है। अगर हम दिशा को ध्यान न दें, ए से इस दिशा में चले फिर इस दिशा में चले, तो ये विस्थापन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि वस्तु के विस्थापन के लिए अंतिम स्थिति किस दिशा में है, उस दिशा को हम देखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि विस्थापन एक सदिश राशि है। नहीं करता, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। तो क्या देखा हमने कि किसी समांतराल में वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। और वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की निकटतम दूरी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। और क्या हमने देखा कि जो दूरी है वो पथ पर निर्भर करता है कि वस्तु किस पथ के द्वारा अंतिम स्थिति में पहुंच रहा है। तो यदि वस्तु का पथ बदलेगी तो दूरी बदल जाती है। जैसे ये रास्ता है ए से बी तक, बी से सी तक गई वस्तु, तो पथ की लंबाई दूसरी हो गई। अगर वस्तु इस तरह से जाए तो अब पथ की लंबाई दूसरी हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी पथ पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन किसी भी पथ के माध्यम से आप जाएं, अंतिम स्थिति वही है और प्रारंभिक स्थिति वही है, तो विस्थापन वही रहेगा। यानी विस्थापन जो है अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। जबकि दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर करता है। तो ये हमारा हो गया दूरी एवं विस्थापन। दूरी और विस्थापन में ये दूरी हुआ और ये क्या हुआ, विस्थापन। अब दूरी और विस्थापन पर सवाल भी बनते हैं। उसको जैसे कुछ सवाल इस तरह के होते हैं कि एक वस्तु है, एक अर्धवृत्ताकार पथ पे चलती है। एक वस्तु है, बिंदु ए से अर्धवृत्ताकार पथ पर चलते हुए बिंदु बी पर पहुंच जाती है। और इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है। तो वस्तु के द्वारा तय किए गए विस्थापन एवं दूरी को बताइए। तो अब दूरी को हम देख चुके हैं कि दूरी जो होती है पथ की कुल लंबाई होती है, पथ की कुल लंबाई ये दूरी होती है। और विस्थापन जो होता है वो होता है अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की निकटतम दूरी। तो अब वस्तु ए से चल करके बी पर पहुंच रही है इस रास्ते से,
तो इस रास्ते की कुल लंबाई अगर हम निकाल लें तो वो क्या हो जाता है, दूरी हो जाता है। और अंतिम स्थिति बी है, प्रारंभिक स्थिति ए है, तो बी और ए के बीच की जो निकटतम दूरी है, इस बी और ए को मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा से प्राप्त हो जाएगी। तो हम अगर इस त्रिज्या को 4 माने तो ए से बी तक की दूरी कुल क्या हो जाएगी, 4 + 4 यानी 8, जिसको आप इस अर्धवृत्त का व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो ये हमारी ए से बी तक की जो निकटतम दूरी होगी वो 4 + 4 8 होगी। इसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। और अगर कुल पथ की लंबाई निकालना हो तो हम पैरामीटर निकालेंगे इस अर्धवृत्ताकार पथ का। तो दूरी इक्वल टू हो जाती है, दूरी इक्वल टू कुल पथ की लंबाई, और कुल पथ की लंबाई कितनी है, बराबर अर्धवृत्ताकार पथ का परिमाप, अर्धवृत्ताकार पथ का परिमाप, जिसको आप पैरामीटर कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो क्या हो जाता है, परिधि को आप अगर पूरा वृत्त होता तो लिखते 2πr, और आधा वृत्त है तो लिखेंगे 2πr/2। तो यहाँ से हो जाता है 2 × 22/7 पाई × r4 और बटा 2। तो यहाँ से कट जाता है, ये जाता है 88/7 मीटर। ये दूरी हो गई। अगर इसको हम मीटर में लिखे तो 4 मीटर, ये हमारा 8 मीटर बन गया जाता है विस्थापन। तो यहाँ से आपको कंफर्म हो गया होगा कि ए और बी के बीच की जो निकटतम दूरी होती है, या ए और बी को जो मिलाने वाली रेखा होती है, उस रेखा की लंबाई अगर निकाल लें तो ये हो जाता है हमारा विस्थापन। और ए से बी तक जाने में जिस रास्ते को वस्तु तय की है उस रास्ते की कुल लंबाई को हम 2πr अर्धवृत्त का 2πr वृत्त का परिमाप बटे 2 अर्धवृत्त का परिमाप निकाल करके हम कुल पथ की लंबाई को निकाल करके हम दूरी बता सकते हैं। तो इस तरह से दूरी और विस्थापन किसी अर्धवृत्ताकार पथ पर चल रहे वस्तु के लिए निकाल सकते हैं। और दूसरा सवाल हमारा बन के आता है कि एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए एक चक्कर पूरा लगा लेती है, यानी ए से चली और ए पर ही वापस चलिए। तो आप जानते हैं कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का जो अंतर होता है वही अंतर विस्थापन होता है, या कह लें वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी होती है, निकटतम दूरी होती है, वही विस्थापन होता है। तो वस्तु की अंतिम स्थिति भी ए है, प्रारंभिक स्थिति भी ए है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यानी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विस्थापन का मतलब होता है कि स्थिति में परिवर्तन होना, विस्थापन बराबर स्थिति में परिवर्तन, विस्थापन बराबर स्थिति में परिवर्तन। जब वस्तु ए से चलकर एक साइकिल पूरा करके, एक चक्कर पूरा करके ए पर ही चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन जो होता है वो 0 हो जाता है, और स्थिति में परिवर्तन 0 हो जाएगा तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन दूरी वस्तु ए से चलकर इस रास्ते को तय करते हुए, इस पर चलते हुए पूरा एक चक्कर पूरा करती है, तो ऐसी स्थिति में एक चक्कर पूरा करने में जो पूरे रास्ते की लंबाई होती है वही लंबाई दूरी कहलाती है। तो पथ की लंबाई जो निकालेंगे वो निकालेंगे 2πr, जहाँ r क्या है, इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। तो आप दूरी को पथ की लंबाई के हिसाब से निकाल लेंगे, और विस्थापन चूंकि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति सेम है, तो विस्थापन स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान देने की बात यह है कि वस्तु का विस्थापन निकालते वक्त वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को देखना पड़ता है। वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति को एक सरल रेखा से मिला करके उसकी लंबाई को नाप करके हम विस्थापन बता सकते हैं, और दूरी निकालने के लिए वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो वस्तु के द्वारा तय किया गया संपूर्ण पथ की लंबाई को हम ज्ञात करके दूरी को बता सकते हैं। तो ये हमारा होता है
दूरी और विस्थापन, और इसमें हम आगे अंतर देखते हैं। तो लिखेंगे दूरी एवं विस्थापन में अंतर, दूरी एवं विस्थापन में अंतर। तो क्या अंतर होता है? पहला तो आप परिभाषा ही लिख दीजिए, वही अंतर हो जाता है कि किसी वस्तु के द्वारा निश्चित समय अंतराल में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो क्या हो गया? दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को कहते हैं। लंबाई होती है जबकि विस्थापन वस्तु की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की निकटतम दूरी होती है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर अगर आप लिखें तो लिखेंगे कि दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। तीसरा अंतर जो देखेंगे वो आप लिख चुके हैं कि दूरी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर करता है। दूरी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर करता है। जबकि विस्थापन वस्तु के अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। वस्तु के अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगला जो अंतर है, विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है एवं शून्य भी हो सकता है। जबकि दूरी केवल पॉजिटिव एवं शून्य हो सकता है। तो ये हमारा दूरी और विस्थापन में अंतर हो गया। जैसे यहां पर हम पॉजिटिव नेगेटिव वस्तु ने लिखे, तो जैसे एक वस्तु है वो ए से बी की तरफ चली और फिर बी से सी पर आ गई, तो प्रारंभ में ए से बी तक मान लेते हैं 15 मीटर चली हो और बी से सी की तरफ आ गई मान लीजिए 5 मीटर, तो दूरी तो हो गया, दूरी बराबर हो गया 15 मीटर पहले चली, 5 मीटर बाद में चली, 20 मीटर कुल चली, कुल दूरी हो गई, कुल लंबाई पथ की। ऐसे करके इधर चली फिर वापस इधर आ गई। लेकिन विस्थापन को देखें तो ए से सी
तक की जो निकटतम लंबाई है या ए से सी को मिला दे सरल रेखा से, तो इस सरल रेखा की जो लंबाई होगी वही विस्थापन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में विस्थापन बराबर क्या लिखेंगे, ए से सी तक की लंबाई को लिखना चाहेंगे तो ए से बी तक की लंबाई 15 लिखेंगे प्लस बी से सी तक की लंबाई -5 लिखेंगे, क्योंकि वस्तु जा रही थी इस दिशा में, बी तक पहुंची, फिर वापस अपोजिट दिशा में आ रही है। तो अपोजिट दिशा में जब आ रही है तो चूंकि विस्थापन में दिशा को काउंट करते हैं, तो अगर दिशा विपरीत हो गई तो चली गई दूरी जो होगी वो निगेटिव हो जाएगी, यानी विस्थापन ये 15 पॉजिटिव और 5 निगेटिव हो गया, और विस्थापन अंत में क्या आ गया, 10 आ गया। और यदि वस्तु इस पूरे साइकिल को पूरा करते हुए यहाँ पर पहुंच जाती है, तो आप इसके पहले देख चुके हैं कि विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया, लेकिन दूरी पूरा 2πr करके आप दूरी को निकालेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो विस्थापन है वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, 0 है, कुछ भी है, लेकिन दूरी जो है या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। यदि वस्तु गति की होगी तो दूरी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि वस्तु स्थिर अवस्था में होगी तो दूरी क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से हमने देख लिया कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो आज हमारा टॉपिक रहा चौथे चैप्टर में सरल रेखा में गति, चाल, वेग तथा त्वरण से संबंधित, जिसमें हमने वस्तु की गति की अवस्था क्या होती है, वस्तु की स्थिर अवस्था क्या होती है, दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, और दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, इसको हमने देख लिया। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चाल एवं वेग। तो ये टॉपिक हमारा अगले वीडियो क्लिप में होगा। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान करेंगे। अगर वीडियो क्लिप आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरह का तथ्य आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँचता रहे और आपके एग्रीकल्चर फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। आपके भविष्य के लिए एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।